आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का नया विभाग। क्रीमी लेयर का नया विभाग, ये आज हमारा टॉपिक है। क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में क्रीमी लेयर से संबंधित कई याचिकाएं दायर की। उन याचिकाओं में यह मांग की गई कि एससी एसटी जातियों को जो आरक्षण मिलता है उनमें भी ओबीसी जातियों की तरह उनमें भी एक अलग वर्गीकरण किया जाए जिसे क्रीमी लेयर कहा जाता है, मतलब कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाए। यही आज हम पढ़ेंगे। तो हम यही पढ़ेंगे कि क्रीमी लेयर क्या है और क्रीमी लेयर की अवधारणा हमारे संविधान में आई कैसे। तो अभी हाल ही में क्रीमी लेयर का मुद्दा जो है सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा पहुंचा। क्रीमी लेयर जो मांग है कि यहाँ आप एससी एसटी में भी जो आरक्षण का सिद्धांत है उसमें भी लागू कीजिए। इन याचिकाओं को संवैधानिक समर्थन प्राप्त होता है एक वाद से, और वाद का नाम है पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। और ये मामला था 2024। इस मामले में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने एक फैसला दिया और उसी फैसले के परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय में क्रीमी लेयर को और एक्सटेंड करने की मांग की और इसने इस महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस को फिर से जीवित कर दिया कि क्या आय को जाति के स्थान पर भेदभाव का आधार बनाया जा सकता है। अगर क्रीमी लेयर का मतलब समझे तो क्रीमी मतलब मलाईदार और लेयर का मतलब परत, यानी मलाईदार परत। तो क्रीमी लेयर का अर्थ है कि पिछड़े समुदाय के भीतर आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक उन्नत वर्गों से है, जो लोग पहले ही पर्याप्त लाभ प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और उन्हें आरक्षण की जो सीमा है उससे बाहर किया जाए। वर्तमान में क्रीमी लेयर की अवधारणा ओबीसी पर लागू होती है, लेकिन एससी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर वो क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं है। अगर क्रीमी लेयर सिद्धांत की बात करें कि भारतीय संवैधानिक कानून में कैसे आया, तो भारतीय संविधान में आया है इंदिरा साहनी मामला 1992। इस मामले में आया सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उन्होंने फैसला किया। इस मामले को मंडल आयोग का मामला भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन फैसला सुनाया कि अधिक विकसित वर्गों जो जिन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है उनको आरक्षण के लाभों से बाहर रखा जाना चाहिए। अब क्रीमी लेयर को परिभाषित कैसे किया जाए? 1993 में जो कार्यालय ज्ञापन आया उसमें इंदिरा साहनी के बाद आया था ये, और उसमें ये कहा गया कि क्रीमी लेयर की जो पहचान आधार है वो सामाजिक स्थिति के आधार पर रखा जाएगा, ना कि केवल आय के आधार पर। मुख्य मानदंड यह था कि क्या माता पिता में से कोई प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का सरकारी पद धारण करता है, तो यह मानते हुए कि संस्थागत शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा जो है पीढ़ियों तक बढ़ती है और ना कि केवल धन पर। समय के साथ यही लाइन पतली होती थी। 2004 में विभाग ने एक और स्पष्टीकरण पत्र में जारी किया, जिसमें वेतन को ही अयोग्यता का मानदंड मानना शुरू कर दिया, जिससे पूरा ध्यान जाति से हटकर केवल आय पर केंद्रित हो। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रोहित नाथन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मार्च 2025 में जब विवाद आया तो इस सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया, जिसमें यह माना गया कि माता पिता का वेतन अकेले क्रीमी लेयर का दर्जा निर्धारित नहीं कर सकता और 1993 के जो मूल स्थिति के आधारित तर्क को बहाल कर। अब
क्रीमी लेयर बनाम उपवर्गीकरण क्या है? तो उपवर्गीकरण का अर्थ होता है किसी आरक्षित श्रेणी को उप समूहों में विभाजित करना और उस श्रेणी के भीतर सबसे हाशिए पर स्थित उप समूहों को तरजीह का व्यवहार करना। यह क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन से अलग है। उपवर्गीकरण किसी को भी आरक्षण की पात्रता से नहीं हटाता है, यह केवल श्रेणी के भीतर प्राथमिकता देता है। वर्तमान में समस्या क्या है? हाल ही में दायर की गई सर्वोच्च न्यायालय में 2 याचिकाओं ने इस बहस को जन्म दिया कि एक पक्ष ये है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटा से उच्च वर्ग को बाहर करने की मांग करना, यानी कि एससी एसटी में भी जो उच्च वर्ग है, क्या कहें, उन्होंने अपनी कंडीशंस को बेहतर कर लिया है, उनको आरक्षण की सीमा से बाहर किया जाए। और एक अन्य प्रस्ताव इन आरक्षणों के भीतर आय आधारित प्राथमिकता निर्धारण करना। और दोनों ही मामले दविंदर सिंह मामले के फैसले की व्याख्या पर आधारित है। हालांकि इस व्याख्या पर व्यापक रूप से बहस होती है। अब बात करें 2024 का जो दविंदर सिंह मामला है, ये फैसला आखिर था क्या, जिसने सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर करवा दी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य को अनुसूचित जाति समुदायों को उपवर्गीकरण करने की अनुमति दी, ताकि अनुसूचित जाति सूची में सबसे हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को आरक्षण मिल सके। 7 न्यायाधीशों में से 4 ने यह टिप्पणी की कि क्रीमी लेयर लॉजिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समूहों पर भी लागू हो सकता है। नई याचिकाएं जो हैं इन्हीं टिप्पणी पर आधारित है। आय जाति आधारित असमानता का सीधा समाधान क्यों नहीं हो सकती? इसमें अगर आप देखना चाहें तो भीमराव अंबेडकर का हम तर्क देख सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों पर क्रीमी लेयर लागू करने का सबसे सशक्त विरोध जो है वो स्वयं भीमराव अंबेडकर ने किया। 1932 में एक कमेटी गठित हुई थी जिसका नाम था लोथियन कमेटी। लोथियन कमेटी में लिखे अपने पत्र में और 1936 के महासम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने तर्क दिया था कि धनी या शिक्षित व्यक्तियों को अछूतों की श्रेणी से बाहर रखना पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण था। उनका तर्क सरल और गहरा था कि आर्थिक प्रगति और सामाजिक मुक्ति दोनों अलग अलग रास्तों पर चलती हैं। एक शिक्षित और संपत्ति संपन्न महार भी अपनी दुकान नहीं खोल सकता, क्योंकि जब उसकी जाति पता चलती है तो ग्राहक दुकान छोड़कर चले जाते हैं। वेतन से छुआछूतपन खत्म नहीं होता है। उच्च वर्ग का सिद्धांत इसी महत्वपूर्ण अंतर को ही मिटा देता है। आंकड़े क्या कहते हैं? जयश्री पाटिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये मामला 2021 में आया था और इसमें प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि आय परीक्षण के कारण ही ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारी भी मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति के लिए अपात्र हो गए। यह दर्शाता है कि आय कितना अप्रभावी साधन है। अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि कोटा लाभों पर अभिजात वर्ग का कब्जा एक मिथक है। आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में कम शिक्षित अनुसूचित जाति के सदस्यों के बीच केंद्रित है। एक परिवार जो साल में 6 लाख कमाता है उसे 24 लाख कमाने वाले परिवार के बराबर नहीं माना जा सकता, सिर्फ इसलिए कि दोनों एक सामान्य आय सीमा से अधिक है, जबकि एक समान आय परीक्षण यही करता है। इससे एक क्रीमी लेयर की ट्रैप बनती है। आय का स्तर इतना कम निर्धारित किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी इससे बाहर हो जाते हैं, जबकि आरक्षण के लिए बनाई गई सामाजिक समस्या वेतन वर्ग की परवाह किए बिना बनी रहती है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मामला जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों से मौलिक रूप से अलग कैसे? क्योंकि इसका कारण यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच तुलना जो है, ओबीसी के बीच तुलना जो है हमेशा कमजोर है, क्योंकि ओबीसी का दर्जा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर परिभाषित किया जाता है और दूसरी ओर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दर्जा संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति सूची में शामिल होने से परिभाषित होता है। और यह शामिल होना कभी भी गरीबी पर निर्भर नहीं था या अस्पृश्यता और जनजाति बहिष्कार के अनुभव पर आधारित था, जो आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना बना रहता। तो ये था हमारा टॉपिक क्रीमी लेयर का नया।